प्रिज्म इज नॉट जस्ट एन ऑब्जेक्ट. बेसिकली क्या है कि प्रिज्म इज ए कॉन्सेप्ट वेयर वी हैव टू इंक्लाइंड सरफेसेस. रे जो पास करती है वो टू इंक्लाइंड सरफेसेस से पास करेगी, यहां से, फिर यहां, और फिर ऐसे. दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल. तो दो इंक्लाइंड सरफेसेस से जब रे पास करे, लाइट रे, तो उस कॉन्सेप्ट को हम उसको प्रिज्म बोलते हैं. अब जो प्रिज्म की एक शेप होती है पर्टिकुलर, प्रिज्म जो है वो ऐसे होता है. ये जो है पैरेलल है, थोड़ा गलत बना है. तो प्रिज्म ऐसे होता है, लेकिन प्रिज्म में दो इंक्लाइन सरफेस से जो रे पास करती है तो उसको प्रिज्म बोलते हैं. तो इस प्रिज्म इज नॉट जस्ट एन ऑब्जेक्ट, इट्स अ कॉन्सेप्ट व्हेन रे पासेस थ्रू टू इंक्लाइन सरफेसेस. इसी तरह पैरेलल ग्लास स्लैब होता है. पैरेलल ग्लास स्लैब में क्या होता है, ऐसे है. पैरेलल ग्लास स्लैब में रे पासेस थ्रू टू पैरेलल सरफेसेस. रे ऐसे पास करती है. ये मान लो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो रे कैसे पास करेगी, ऐसे आई, तो ऐसे जाना चाहिए ना, लेकिन टुवर्ड्स नॉर्मल, और फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे. तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ पैरेलल ग्लास. दो कॉन्सेप्ट्स हैं. फिगर कोई भी हो सकता है. एक तो है कि व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू टू इंक्लाइंड सरफेसेस, और एक है रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू टू पैरेलल सरफेसेस. पैरेलल ग्लास स्लैब में पैरेलल सरफेसेस है, प्रिज्म में इंक्लाइंड सरफेसेस है. अच्छा, अब इससे प्रिज्म के जो रिलेटेड फॉर्मूलाज हम डिराइव करेंगे, ये कंसेप्ट मान के, वो इसमें भी लगा सकते हैं पैरेलल ग्लास स्लैब में. अगर रे पैरेलल सरफेसेस से ना पास करके मान लो रे ऐसे पास कर जाए, तो यहां पर हम जो प्रिज्म के फॉर्मूलेज हम डिराइव करेंगे वो यहां भी लगा सकते हैं सारे, क्योंकि अब रे पास तो पैरेलल ग्लास प्रिज्म में ही हो रही है, लेकिन इंक्लाइन सरफेसेस से हो रही है. तो इसलिए कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, जो यहां प्रिज्म के लिए हम डिराइव करेंगे. अच्छा, इसी तरह प्रिज्म में अगर इंक्लाइन सरफेसेस से पास ना करके रे पैरेलल सरफेसेस से पास करे, मान लो ऐसे रे आए, ऐसे, फिर ऐसे चली जाए, और फिर ये नॉर्मल ऐसे चली गई, तो अब ये कौन से हो गए, पैरेलल हो गए दोनों. तो अब इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेंगे, फॉर्मुलेज जो हम पैरेलल ग्लास स्लैब के लिए डिराइव करेंगे वो यहां लग सकते हैं. तो कोई जरूरी नहीं कि पैरेलल ग्लास स्लैब के फॉर्मुलेज हम प्रिज्म में नहीं लगा सकते और प्रिज्म के हम इसमें नहीं लगा सकते. ये डिपेंड करता है कि रे कैसे पास कर रही है, चाहे ऑब्जेक्ट कोई सा भी शेप का हो. अब प्रिज्म जरूरी थोड़ा इसी शेप का हो. मान लो ऐसे कोई फिगर हो सकता है, ये कोई फिगर था. अब रे मान लो ऐसे गई, ठीक है, और फिर ऐसे निकल गई, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये स्ट्रेट लाइन है. तो अब यहां पे कौन सा लगेगा, पैरेलल ग्लास वाले फॉर्मूले या प्रिज्म वाले, प्रिज्म वाले, क्योंकि ये इंक्लाइन सरफेसेस से पास हो रहा है. अब प्रिज्म, इसको, ये प्रिज्म तो नहीं है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे एक्सटेंड कर दें, यहां से यहां से यहां से, तो ये प्रिज्म ही बन जाएगा. दो इंक्लाइन सरफेस हो गए ना, ये और ये, सेम यही बन गया. ये ना भी, ये बना के हम प्रिज्म वाले फॉर्मूले हम इसमें यूज करेंगे, बिकॉज रे कैसे पास कर रही है, इंक्लाइन सरफेसेस वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. तो कोई भी फिगर हो सकता है, हमें बस ये देखना है कि प्रिज्म के फॉर्मूले लगाएं या ग्लास स्लैब के. इस चीज पे डिपेंड करेगा कि वो जो रे है वो पैरेलल सरफेसेस से पास करवा रहे हैं हम, फिगर कोई भी हो, या इंक्लाइन सरफेसेस से करवा रहे हैं. बस यही हमें देखना होता है. अच्छा, अब प्रिज्म के कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं.
अगर मान लो रे ऐसे पास करती है, ये प्रिज्म है, ये नॉर्मल है, रे ऐसे पास की, प्रिज्म था, तो जो ये वाला एंगल होता है ना, इसको डिनोट करते हैं ए से, एंड इट इज दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। अच्छा, अब मान लो रे ऐसे नहीं पास, हमेशा यही होगा एंगल ऑफ प्रिज्म? नहीं, ये भी डिपेंड करता है कि रे कैसे पास की। मान लो रे ऐसे आ रही है, ऐसे भी तो आ सकती है रे, फिर ये नॉर्मल तो यही है, और टुवर्ड्स नॉर्मल गई तो ये ऐसे चली गई, और अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होना है तो ऐसे चली गई, ऐसे भी तो रे आ सकती थी। अब एंगल ऑफ प्रिज्म ये नहीं होगा, अब ये हो जाएगा, अब एंगल ऑफ प्रिज्म ये होगा, तो वो हमारा कैसे रे आई इस पे डिपेंड करेगा एंगल ऑफ प्रिज्म। अब हम एक जनरल केस करते हैं। ये प्रिज्म है, प्रिज्म को हम ऐसे डिनोट करते हैं, इंक्लाइन सरफेस से पास करानी ना रे, तो हम ऐसे डिनोट करते हैं, पूरा प्रिज्म नहीं बनाते। तो मान लो रे ऐसे आए, और ऐसे चली गई, तो एंगल ऑफ प्रिज्म तो ये ए है, ये हमारा आई हो गया। तो हम इस ज्योमेट्री के हिसाब से, जो बेसिक ज्योमेट्री हमने ली है, जरूरी नहीं है कि यही ज्योमेट्री हमेशा रहेगी। रे जो है यहां पे ना हिट करके यहां भी हिट कर सकती थी, मान लो ऐसे ऐसे आ जाए, तो डिपेंड करता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू है, हम इस पर्टिकुलर ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, इसके हिसाब से हम कुछ फॉर्मूले निकाल लेते हैं जो कनेक्टेड टू R1 R2 और ये एंगल ऑफ इमरजेंस बोल देते हैं। तो आई, R1 R2 E A, ये सब कुछ फॉर्मूले इसके बनते हैं इस ज्योमेट्री के हिसाब से। ज्योमेट्री चेंज होगी तो वो फॉर्मूले भी चेंज हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इस ज्योमेट्री, ये जनरल जो ज्योमेट्री है कि भाई एक साइड से रे एंटर की एंड दूसरे रिफ्लेक्टिंग साइड से, दूसरे साइड से इंक्लाइन प्लेन से निकल गई। जब वो निकल रही है तो उस ज्योमेट्री के लिए हम ये फॉर्मूलेज निकाल लेते हैं। कैसे होगा? अब ये आई, ये R1, अब ये ट्रायंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल, इसका एंगल का सम 180 डिग्री है, तो एंगल ए प्लस दिस एंगल कितना हुआ 90 माइनस R1, प्लस ये एंगल कितना हुआ 90 माइनस R2। दिस एंगल इज इक्वल, दीज एंगल्स, सम ऑफ दीज एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये कैंसिल हो गया, तो R1 प्लस R2 क्या आ गया? ए। तो एंगल ऑफ प्रिज्म किसके इक्वल है? R1 प्लस R2। इस ज्योमेट्री के लिए है। अगर ये मान लो नॉर्मल ऐसे और ये यहां हिट कर जाए, या हो सकता है यहां TIR हो जाए, तो तब ये फिर हम अलग से उसका हर पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा के तब निकालेंगे। इस ज्योमेट्री के लिए ये आया। अच्छा, अब ये R1 प्लस R2 इक्वल टू ए आ गया। अच्छा, डेविएशन निकालना हो मैं तो देखो ऐसे राइट ले जा रही थी, लेकिन डेविएट हुई इतना एंगल से। इसी तरह से ये रे ऐसे जा रही थी, तो डेविएट हुई इतने एंगल से। ये मान लो D1 है, डेविएशन सेम डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज है, ये D2 है, तो D नेट कितना हो जाएगा? D नेट इज D1 प्लस D2। D नेट क्या है? क्लॉकवाइज। D1 प्लस D2 क्लॉक, ये भी क्लॉक, ये भी क्लॉक। D1 कितना होगा? I माइनस R1। D2 कितना होगा? E माइनस R2। इसको अगर हम लिखें इकट्ठा करके तो I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 हम निकाल चुके हैं, A के बराबर है एंगल ऑफ प्रिज्म, तो I प्लस E माइनस A आ गया। तो ये आ गया हमारा D नेट, डेविएशन नेट। इस ज्योमेट्री में, मैं बार बार कह रहा हूं, इस ज्योमेट्री में R1 प्लस R2 एंगल ऑफ प्रिज्म है, और D नेट क्लॉकवाइज कितना है? D नेट D1 प्लस D2, और वो आया I प्लस E माइनस A। अच्छा, अब हम इसमें प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अगर से सोचें, मान लो ये जो एमरजेंट रे है, ये है इंसिडेंट रे, ये एमरजेंट रे। अगर यहां से रे हम इंसिडेंट कराते इस E एंगल पे,
तो क्या होता, ई एंगल जो है वो हमारा आई बन जाता और R2 क्या बन जाता, R1। रे ऐसे ही जाती, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से अगर हम कहें तो रे ऐसे ही जाती, तो ये R1 हो जाता, ये R2 हो जाता और I क्या बन जाता, E। फॉर्मूले अभी भी वही रहेंगे, आई डी नेट क्या रहेगा, I प्लस ई माइनस ए, और ये क्या रहेगा, R1 प्लस R2 इज ए। तो ये फॉर्मूले वही रहेंगे। अच्छा, इसी ज्योमेट्री पे अब हम डी डेविएशन मिनिमम कब होगा, इसी ज्योमेट्री से, मैं इस ज्योमेट्री को मैं क्या बोलता हूं, एक साइड से रे एंटर की और रिफ्लेक्टिंग दूसरी साइड से, दूसरे इंक्लाइन साइड से रे बाहर भी निकली है। इस ज्योमेट्री के हिसाब से हम निकालेंगे डी मिनिमम की मिनिमम डेविएशन कैसे हो, कब होगा, मतलब इनमें क्या रिलेशन होना चाहिए आई R1 में, इनमें कि हमारा मिनिमम डेविएशन आए डी नेट, दिस शुड बी मिनिमम। और इसी ज्योमेट्री के हिसाब से हम मैक्सिमम डेविएशन भी निकालेंगे और फिर एक ग्राफ भी प्लॉट करेंगे इसी ज्योमेट्री के हिसाब से कि जब इधर रे जा रही है, क्योंकि यहां भी बहुत सारे एंगल हो सकते हैं ना कि ज्योमेट्री यही फॉलो ऐसे जाके बाहर निकले, इसी तरह से निकले, तो उसमें हम एक ग्राफ भी प्लॉट करेंगे डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में, एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में ग्राफ भी प्लॉट करेंगे, डी मिनिमम और डी मैक्सिमम भी फाइंड आउट करेंगे क्या होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो करेंगे, कुछ इससे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे।